जब बीरबल ने बेची स्वर्ग की जमीन और लोग मारने से पहले ही खरीद बैठे। फतेहपुर सीकरी में उस दिन अजीब सा हलचल थी। शहर के हर चौक, हर बाजार में बस एक ही चर्चा, बीरबल आज कोई अनोखी योजना लेकर आने वाले हैं। लोग उत्सुक थे, कुछ डर रहे थे, कुछ हंस रहे थे, क्योंकि जब जब बीरबल मुस्कुराते हुए दिखाई देते तो समझ लो कोई न कोई धमाकेदार योजना पक रही होती। उसी दिन सुबह बादशाह अकबर परेशान बैठे थे। खजाने में कमी, प्रजा में कलह और शहर में अफवाहें, सब मिलाकर उनका मूड बिगड़ा हुआ था। दरबारियों ने कुछ नए कर लगाने की सलाह दी, लेकिन अकबर ने डांटकर खामोश कर दिया। प्रजा पहले ही परेशान है, और कर बढ़ाओगे तो विद्रोह हो जाएगा। तभी दरबार के विशाल दरवाजे धीरे धीरे खुले। वहां चमकता चेहरा, चाल में आत्मविश्वास, बीरबल प्रवेश कर रहे थे। अकबर ने उन्हें देखते ही कहा, बीरबल, इस शहर में लोग छोटे छोटे कारणों पर लड़ रहे हैं। जमीन के झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। हर कोई खेत, दुकान, हवेली और पड़ोस की जमीन को लेकर मुकदमे कर रहा है। राज्य में सबसे ज्यादा झगड़े जमीन के कारण हो रहे हैं। इसका समाधान दो। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हुजूर, लोग जमीन को ही सब कुछ समझने लगे हैं। अगर मैं उन्हें दिखा दूं कि दुनिया की सबसे कीमती जमीन भी उनकी लालच के सामने छोटी है, तो समस्या खत्म हो सकती है। अकबर हैरान, कैसे? बीरबल बोला, बस आज शाम तक व्यवस्था कर दीजिए, मैं एक ऐलान करना चाहता हूं। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है, देखते हैं तुम क्या कमाल दिखाते हो। उस शाम शहर में डंका बजा। सुनो सुनो, बीरबल द्वारा आयोजित अनोखी नीलामी। आज पहली बार स्वर्ग की जमीन बेची जाएगी। पूरा शहर चौंक गया। एक बुजुर्ग ने कान खुजाते हुए कहा, अरियो, ये स्वर्ग की जमीन धरती पर कौन बेच रहा है? एक महिला बोली, शायद कोई मजाक है। एक व्यापारी ने ताना मारा, बीरबल तो बड़ा चतुर है, देखना ये भी बेचकर दिखाएगा। और शाम तक मैदान खचाखच भर गया। बीरबल ऊंचे मंच पर चढ़े और जादूगर जैसी मुस्कान के साथ बोले, लोगों की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या जमीन पर लड़ाई है, इसलिए आज मैं बेच रहा हूं स्वर्ग का एक छोटा पर अत्यंत पवित्र टुकड़ा। भीड़ हकी बक्की। एक आदमी चिल्लाया, लेकिन स्वर्ग की जमीन आपके पास कहां से आई? बीरबल ने साफ कहा, स्वर्ग के दरवाजे की पहरेदारी करने वाले ऋषियों ने मुझे ये जमीन भेंट की है, ताकि योग्य लोग इसे खरीद सकें। लोगों ने एक दूसरे को देखा, कुछ हंस पड़े, कुछ चौंके, लेकिन उत्सुकता जरूर बढ़ी। बीरबल ने एक थाली दिखाई। उसमें सोने जैसी चमक वाला छोटा सा पत्थर रखा था। यही है स्वर्ग की मिट्टी। पहला व्यापारी आगे आया, मैं 100 रुपए देता हूं। चलो, शुभ काम के लिए खरीद लेता हूं। भीड़ हंसी, लेकिन तभी बीरबल बोले, जो स्वर्ग की जमीन खरीदता है उसके पाप मिट जाते हैं। लोगों का चेहरा बदल गया। दूसरा व्यापारी भागते हुए आया, मैं 500 रुपए। तीसरा बोला, 1000। और देखते ही देखते बोली पहुंची, 25,000 रुपए। अकबर, जो पीछे से देख रहे थे, दंग रह गए। भीड़ को देखते हुए बीरबल बोले, ध्यान रहे, ये जमीन मरने के बाद आपको वही स्थान देगी। जो खरीद लेगा उसे स्वर्ग में आरक्षित जगह मिलेगी। अब लोग एकदम गंभीर हो गए। किसान बोला, हम तो पूरी जिंदगी पापोने में लगे रहे, पर पक्का पता तो नहीं कि स्वर्ग मिलेगा या नहीं। ये मौका तो अच्छा है। एक और बोला, स्वर्ग में जगह मिल जाए तो क्या बुरा है, कुछ तो डर के कारण आगे आए। बोली ऐसे चढ़ने लगी मानो आग में घी पड़ गया हो। 50,000, 1,00,000, 2,00,000। बीरबल के चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान। अब मैदान में उतरे शहर के 3 सबसे बड़े सेठ, कन्हैया लाल, दयाराम और जगमोहन दास। ये तीनों स्वर्ग की जमीन को लेकर ऐसे भिड़े जैसे धरती की सरकार इनकी थी। कन्हैया लाल बोला, 3,00,000। दयाराम 4,00,000। जगमोहन 5,00,000। भीड़ तालियां बजा रही थी।
लोग कह रहे थे, देखो देखो, स्वर्ग की जमीन के लिए ये लोग जान देने को तैयार हैं। बीरबल ने एक और चिंगारी डाली, जिसके पास स्वर्ग का ये टुकड़ा होगा, उसे मृत्यु के बाद सीधे स्वर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार मिलेगा। बस ये सुनते ही तीनों सेठ पागल हो गए। बोली चढ़ रही थी। लोग सोच रहे थे अब रुकेंगे, लेकिन बीरबल बोले, अंतिम बोली से पहले ध्यान दे, जो ये जमीन नहीं खरीदेगा उसका स्थान स्वर्ग में पक्का नहीं माना जाएगा। बस फिर क्या था, भीड़ में हलचल, डर, भ्रम। लोग चिल्लाए, नहीं नहीं, हमें भी मौका दो। एक गरीब आदमी रो पड़ा, महाराज, मैं तो 100 रुपए भी नहीं दे सकता, क्या मैं स्वर्ग नहीं जा पाऊंगा? बीरबल उसके पास गए, उसके कंधे पर हाथ रखा। स्वर्ग जाने के लिए जमीन नहीं, मन चाहिए। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। लोगों के दिल में हल्की शर्म भी आई, लेकिन फिर भी लालच भारी, और अंतिम बोली लग गई, 10 लाख रुपए। जगमोहन सेठ ने दहाड़ते हुए कहा। पूरा मैदान सन्न। बीरबल ने हथौड़ा बजाया, बेच दिया। अगले दिन तीनों सेठ महल में दौड़े दौड़े आए। तीनों गुस्से से तमतमा रहे थे। हुजूर, बीरबल ने हमें धोखा दिया है। बीरबल शांत बैठे थे। अकबर बोले, धोखा? क्या हुआ? सेठ बोले, कल रात पंडितों ने कहा कि स्वर्ग की जमीन कोई बेच ही नहीं सकता, हमारे पैसे वापस कराओ। बीरबल हंसे नहीं, बस मुस्कुराए और बोले, आपने खुद बोली लगाई थी, मैंने तो सिर्फ एक प्रतीक बेचा था। आपके लालच ने कीमत बढ़ाई थी, मेरी चालाकी ने नहीं। अकबर ने सेठों से पूछा, बीरबल ने कोई जबरदस्ती की थी? नहीं। तो फिर? सेठ चुप। बीरबल जनता को संबोधित करते हुए बोले, अगर आदमी लालच में अंधा हो जाए तो स्वर्ग भी उसे धोखा ही लगता है। मैंने तुम्हें यह समझाया कि लालच, डर और अज्ञान तीनों मिलकर इंसान को भटका देते हैं। सेठों का सिर झुक गया। अकबर बोले, बीरबल, तुमने जो खेल खेला उससे शहर को बड़ी सीख मिली। लोग जमीन के झगड़े भूलकर अपनी मूर्खता पर हंस रहे हैं। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जब इंसान समझ जाए कि स्वर्ग की जमीन भी नहीं खरीदी जा सकती, तो वो धरती की जमीन को लेकर झगड़ा करना भी छोड़ देता है। शहर में खुशी फैल गई। लोगों ने हंसकर कहा, अरे, स्वर्ग की जमीन तक बिक गई, हम क्यों आपस में लड़े? और इस तरह झगड़ों में कमी आई, लालच कुछ कम हुआ और लोगों की सोच बदली। मोरल, सीख, लालच इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वो स्वर्ग भी खरीदने निकल पड़ता है। जमीन खरीदी जा सकती है, लेकिन स्वर्ग कभी नहीं। अज्ञान, डर और लालच, ये 3 चीजें किसी भी समझदार इंसान को बेवकूफ बना सकती है। अकबर बादशाह उस दिन बड़े विचित्र मूड में थे। सुबह सुबह दरबार में आते ही बोले, आज मैं दरबारियों की एक परीक्षा लेना चाहता हूं, लक्ष्य की परीक्षा। सब ठिठक गए। कोई सोचने लगा ये तीरंदाजी होगी, तो कोई सोचने लगा कि शायद फिर कोई पहेली होगी। लेकिन अकबर ने कहा, आज जो दरबारी साबित कर देगा कि उसके जीवन का लक्ष्य सबसे बड़ा, सबसे स्पष्ट और सबसे ऊंचा है, उसे मैं विशेष पुरस्कार दूंगा। पर जो लक्ष्यहीन निकला, उसे दंड। दरबारी कांप उठे। बीरबल शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें पता हो कि आगे क्या आने वाला है। अकबर ने पूछा, बताओ, तुम सबके जीवन का लक्ष्य क्या है? एक वजीर बोला, जहां पनाह, मेरा लक्ष्य है राज्य के सभी कार्यों को समय पर पूरा करना और आपसे कृपा पाना। अकबर ने पूछा, लेकिन तुम्हारा निजी लक्ष्य? वजीर हकलाया, ओ, मेरा लक्ष्य बस खुश रहना। अकबर ने माथा पकड़ लिया। मेरा लक्ष्य है दुश्मनों को हराना और राजपूतानों की तरह अमर होना। अकबर बोले, लेकिन शांति के समय? सेनापति रुक गया। तब मैं आराम करूंगा। मेरी जिंदगी का लक्ष्य है
राजकोष को हमेशा भरा रखना। बीरबल दबी हंसी हंसे। अकबर बोले, और अगर राजकोष पहले ही भर जाए? खजांची चुप। मेरा लक्ष्य है कविताएं लिखना जिनमें दुनिया खो जाए। अकबर बोले, और अगर दुनिया न खोए? कवि तिल मिला गया। तो मैं और बेहतर लिखूंगा। सबने कुछ न कुछ कहा, लेकिन कोई भी अपने लक्ष्य को ठीक से नहीं समझा पाया। अकबर निराश हो गए। क्या मेरे दरबार में कोई भी ऐसा नहीं जिसकी सोच साफ हो? सारी नजरें बीरबल पर टिक गई। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बारी। बीरबल खड़े हुए। जहां पनाह, लक्ष्य केवल इच्छा नहीं होता। लक्ष्य वह है जिसे पाने के लिए व्यक्ति रास्ता बदल सकता है, आदतें बदल सकता है, लेकिन चरित्र नहीं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तो तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है? बीरबल शांत स्वर में बोले, मेरा लक्ष्य है दूसरों की लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता को बढ़ाना। दरबार सन्न। वजीर ने कान खुजलाया। कवि ने सोचा, ये कौन सी पहेली है? सेनापति बोला, ये क्या लक्ष्य हुआ? अकबर बोले, समझाओ बीरबल। बीरबल बोले, जहां पनाह, अगर मेरा लक्ष्य केवल खुद तक सीमित हो तो मैं छोटा हो जाऊंगा। पर यदि मेरा लक्ष्य दूसरों को प्रेरित करना, सही दिशा दिखाना और उनका मार्गदर्शन करना हो, तो मैं एक ही बार में हजारों लक्ष्य पूरे कर सकता हूं। अकबर प्रभावित हुए। क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल बोले, अभी और यही। बीरबल ने सब दरबारियों को बाहर खुली जगह पर ले गए। वहां एक बड़ा सा पेड़ था और उसके बीचों बीच एक छोटा सा गोल निशान बनाया गया था। बीरबल बोले, ये पेड़ जीवन है और ये गोल निशान लक्ष्य। अब सब लोग लकड़ी का टुकड़ा फेंक कर लक्ष्य पर चोट करें। सब हंस पड़े। ये कैसी बचकानी परीक्षा है, लेकिन आदेश तो आदेश। वजीर ने फेंका। लकड़ी उसी के पैर पर गिर गई। सब हंसे। बीरबल बोले, तुम अपने पैर से भी आगे नहीं देख पाए। यही तुम्हारी जिंदगी में भी होता है। वजीर शर्मिंदा। सेनापति ने फेंका। सामर्थ्य पूरा लगाया। लकड़ी पेड़ से बहुत ऊपर चली गई। बीरबल बोले, तुम्हें शक्ति चाहिए पर दिशा नहीं। बिना दिशा के शक्ति जंगल में तीर की तरह खो जाती है। लकड़ी लक्ष्य की जगह पेड़ के पीछे बैठे कौए पर जा गिरी। कौआ गुस्से में कवि के पीछे दौड़ा। सब ठाके मारकर हंसने लगे। बीरबल बोले, कवि जी, आपकी कल्पना बहुत दूर जाती है, लक्ष्य पर फोकस नहीं। वो लकड़ी को पकड़कर इधर उधर घुमाता रहा। बीरबल बोले, क्या कर रहे हो? खजांची बोला, अगर ये टूट गई तो? अगर खो गई तो? अगर लग गई तो? बीरबल हंस पड़े। तुम हर काम करने से पहले उसके नान गिनते हो, इसीलिए कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। अकबर बोले, अब तुम फेंको बीरबल। बीरबल ने लकड़ी उठाई। सबकी नजरें उन पर थी, लेकिन उन्होंने फेंकने के बजाय पेड़ के नीचे बैठ गए। सब चौंक गए। वजीर बोला, ये क्या कर रहे हैं? डर गए क्या? बीरबल ने कहा, पहले लक्ष्य को समझता हूं। सेनापति बोला, इसमें क्या समझने लायक है? बीरबल बोले, ये लक्ष्य केवल आंख से नहीं, मन से दिखता है। उन्होंने आंखें बंद की। कुछ पल शांत बैठे रहे। फिर धीरे से लकड़ी उठाई, हवा की दिशा देखी, पेड़ की ऊंचाई नापी, अपने पैर मजबूत किए, शरीर सीधा किया और लकड़ी ठीक निशाने पर जाकर लगी। एकदम सटीक। पूरा दरबार चिल्लाया, वाह बीरबल, वाह! अकबर की आंखें चमक उठीं। तुमने कर दिखाया। अकबर बोले, बीरबल, तुमने ये कैसे किया? बीरबल बोले, जहां पनाह, लक्ष्य को पाने से पहले उसे महसूस करना होता है। सब लोग फेंकने में लगे थे, मैं समझने में लगा था। अकबर बोले, और तुमने आंखें क्यों बंद की? बीरबल बोले, क्योंकि कभी कभी आंखें हमें भ्रमित करती है। लक्ष्य का शोर अंदर के मन में सुनाई देता है, बाहर की दुनिया में नहीं। अकबर अभी और मंत्रमुग्ध होने ही वाले थे कि बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये तो बस एक हिस्सा था, असली लक्ष्य की परीक्षा अभी बाकी है। अकबर उत्सुक, अब क्या?
बीरबल ने कहा, अब मैं साबित करूंगा कि सही लक्ष्य रखने वाला व्यक्ति दूसरों को भी उनका लक्ष्य दिखा सकता है। बीरबल ने वजीर को बुलाया। वजीर जी, आपका लक्ष्य क्या है? काम समय पर करना। बीरबल बोले, गलत। आपका लक्ष्य राज्य को खुशहाल बनाना है। काम सिर्फ माध्यम है। वजीर को पहली बार समझ आया, आपका लक्ष्य दुश्मन को हराना नहीं, दुश्मनों को हराने की नौबत ही न आने देना चाहिए। सेनापति ने सिर झुका दिया। ये सच है, राजकोष भरना लक्ष्य नहीं, राजकोष का सही उपयोग करना लक्ष्य है। खजांची पहली बार अपने सोच की कमजोरी समझ पाया। फिर कवि की ओर मुड़े। कविता लिखना लक्ष्य नहीं, कविता से मन बदलना लक्ष्य होना चाहिए। कवि की आंखें चमक उठीं। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, और मेरा लक्ष्य? बीरबल बोले, आप सोचते हैं कि आपका लक्ष्य देश चलाना है। अकबर बोले, हां, इसमें क्या गलत? बीरबल ने कहा, गलत नहीं है, पर अधूरा है। आपका असली लक्ष्य देश के हर नागरिक के मन में न्याय और सुरक्षा का विश्वास पैदा करना है। अकबर कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, बीरबल, तुम्हारे जैसा सच्चा मार्गदर्शक कोई नहीं। अकबर ने घोषणा की, आज बीरबल विजेता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि इन्होंने लक्ष्य मारा, बल्कि इसलिए कि इन्होंने हर किसी को उसका सही लक्ष्य दिखाया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। उस रात अकबर और बीरबल अकेले बैठे थे। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो गया? बीरबल बोले, जहांपनाह, जीवन का लक्ष्य कभी पूरा नहीं होता, वो हर रोज नया आकार लेता है। अकबर बोले, और आज तुम्हारा लक्ष्य? बीरबल मुस्कुराए, आज मेरा लक्ष्य था आपके दरबार में बैठे हर व्यक्ति की दृष्टि साफ करना। अकबर आश्चर्य से बोले, लेकिन तुमने ये कैसे सोच लिया? बीरबल शांत आवाज में बोले, क्योंकि जब भी दुनिया लक्ष्य भूल जाती है, उसे याद दिलाने वाला कोई न कोई होना चाहिए। कहानी का मोरल संदेश: 1. लक्ष्य बड़ा नहीं, स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्टता शक्ति देती है। 2. लक्ष्य सिर्फ इच्छा नहीं, दिशा है। इच्छाएं सोने देती है, लक्ष्य जगाए रखते हैं। 3. सही लक्ष्य वही है जिसे पाकर सिर्फ आप नहीं, दूसरों की जिंदगी भी बेहतर हो जाए। 4. लक्ष्य पर फोकस करने से पहले उसे समझना जरूरी है। बीरबल ने पहले लक्ष्य को महसूस किया, फिर मारा। 5. सबसे कठिन काम है लक्ष्य न बदलना, पर रास्ते बदलते रहना। जब बीरबल ने बिना पैसा खर्च मेहमानबाजी का खेल जीत लिया, एक दिन दरबार में अफरातफरी मच गई। एक संदेशवाहक हाफता हुआ आया, जहांपनाह, 4 राज्यों के राजा आज शाम अचानक हमारे महल में आने वाले हैं। सब कहते हैं कि अकबर की मेहमानबाजी दुनिया में सबसे अनोखी है। वे बस इसी को देखने आ रहे हैं। अकबर घबरा गए। क्या? आज शाम? बिना बताकर? खजांची तुरंत बोला, जहांपनाह, राजकोष में अभी इतनी रकम नहीं है कि बड़े भोज की तैयारी हो सके। पिछले ही हफ्ते आपने पूरे राज्य में मुफ्त मिठाइयां बंटवाई थी। अकबर बेचैन, वजीर परेशान, सेनापति पसीना पसीना। अकबर बोले, अगर आज मेहमानों की मेहमानबाजी ठीक से नहीं हुई तो दुनिया कहेगी कि अकबर का दरबार कंगाल हो गया। सभी दरबारी एक दूसरे को देखते रहे। अकबर चिल्लाए, बीरबल कहाँ है? बीरबल मुस्कुराते हुए आगे आए। जी, मैं हाजिर हूं जहांपनाह। अकबर बोले, बीरबल, आज 4 राज्यों के राजा आ रहे हैं। ना पैसा है, ना तैयारी, ना रसोई खुली है। बिना पैसा खर्च, बिना सामान के क्या तुम मेहमानबाजी करा सकते हो? बीरबल बोले, जहांपनाह, सिर्फ मेहमान नहीं, दिल जीत कर भेज दूंगा। दरबार में एकदम सन्नाटा। अकबर ने पूछा, कैसे करोगे? पैसे नहीं, सामग्री नहीं, रसोइया नहीं। बीरबल शांति से बोले, जहांपनाह, असली मेहमानबाज पेट से नहीं, दिल और दिमाग से होती है। सबको लगा आज तो बीरबल पागल बातें कर रहा है, पर बीरबल ने तुरंत आदेश दिया, दरबार के सभी नौकर
रसोइये, पहरेदार और नगर के कलाकारों को बुलाया जाए। कुछ ही देर में महल की खाली जगह में सैकड़ों लोग खड़े थे। बीरबल ने उन्हें बड़े आत्मविश्वास से कहा, आज आप सब बिना खाना पकाए, बिना पैसा खर्च किए इतिहास की सबसे अनोखी मेहमानबाजी करेंगे। सबकी आंखें फटी की फटी। बीरबल ने सबसे पहले महल के पीछे वाले उद्यान में जाकर सभी बड़े फूल इकट्ठे करवाए। लेकिन फूलों को सजाने के बजाय उन्होंने पहरेदारों से कहा, हर मेहमान के आने से पहले ये गुलदस्ते नहीं, गुलदस्ता वाले लोग नाचते हुए उनका स्वागत करेंगे। पहरेदार बोले, हम नाचेंगे? बीरबल, और क्या, जब गरीब आदमी के पास पैसे न हो तो दिल से स्वागत किया जाता है। इसके बाद बीरबल बच्चों को बुलाकर बोले, तुम लोग चारों राजाओं का ऐसा गीत गाओगे जिसमें उनकी तारीफ भी हो, और हमसे अच्छा कोई मेहमान नवाज ना हो, ये भी कह देना। बच्चे खुशी से उछल पड़े। अब आया सबसे बड़ा सवाल, भोजन। अकबर घबरा गए। बीरबल, 4 राजा आएंगे और तुम उन्हें कहानी सुनाओगे? बीरबल बोले, जहां पनाह, उन्हें खाना भी मिलेगा, लेकिन ऐसा खाना जो कभी भूल न सके। अकबर, कैसे? बीरबल मुस्कुराए, देखते जाइए। शाम होते ही पहली बार हुआ कि महल के बड़े दरवाजे खुले नहीं, बल्कि नाचते पहरेदारों ने दरवाजा खोला। चारों राजा हैरान, ये क्या? पहरेदार नाच रहे हैं? पर मुस्कुराए बिना न रह सके। अंदर पहुंचे तो बच्चों ने स्वागत गीत गाया। स्वागत है, स्वागत है, दिल से स्वागत है। अकबर महान, बीरबल महान, मेहमान हमारे भगवान। चारों राजा भावुक। वाह, इतनी गर्मजोशी का स्वागत आज तक नहीं मिला। अकबर चुपचाप मुस्कुराते रहे, मन ही मन बोले, बीरबल, कहीं मुझे कंगाल न दिखा देना। चारों राजाओं को बगीचे में ले जाया गया। वहां बड़े बड़े पत्तों से बने आरामदेह आसन लगे थे। एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ था। बीरबल ने कहा, जहां धन न हो वहां प्रकृति राजसी फानूस बन जाती है, और सच में पेड़ों पर लटकी लालटेनें बहुत खूबसूरत लग रही थी। राजा बोले, क्या अनोखा विचार है। अब आया असली खेल। बीरबल ने रसोई से एक भी डिश नहीं मंगवाई। चारों राजा बैठे बैठे एक दूसरे को देख रहे थे। क्या भोज आने वाला है? पर तभी बीरबल आए। महाराजगण, आज का भोज भोजन नहीं, अनुभव है। राजा 1, मतलब? बीरबल, आज हम भोजन को कहानी की तरह परोसेंगे। राजा हंस पड़े। भोजन कहानी कैसे बन सकता है? बीरबल बोले, अभी देखिए। दावत। बीरबल ने पहला कोर्स शुरू किया। 1, पहला पकवान, आनंद का स्वाद, लाफ्टर योगा। बीरबल ने सब लोगों को हंसी का खेल खिलाया। सब हंसते हंसते लोटपोट। बच्चे, पहरेदार, दरबारी, सब साथ। चारों राजा बोले, हमने पहली बार देखा कि हंसी भी पेश की जा सकती है। बीरबल खुद चारों राजाओं की रियासतों की महान घटनाएं सुनाने लगे, लेकिन मजेदार अंदाज में। राजा 2 बोले, हमारे राज्य की कहानी तो हमें भी नहीं पता थी, इतनी मजेदार। हर राजा के सामने बच्चों ने उनका नाम लेकर उनकी अच्छाइयों के बारे में छोटी सी कविता सुनाई। राजा 3 भावुक। बिना खाना खाए भी दिल भर गया। हर बच्चे ने राजाओं को एक पर्ची दी जिसमें लिखा था, आज आप आए, इससे हमारा दिन खास हो गया। राजा 4 की आंखें नम हो गई। इतना सम्मान तो हमें अपने महल में भी नहीं मिलता। अकबर बेचैन थे, कहीं चारों राजा कह न दे कि हमको भूखा रखा गया। तभी बीरबल ने कहा, अब आएगा असली भोजन। अकबर चौंके, क्या सच में भोजन? बीरबल, हां, पर बिना पकाए। बीरबल ने छोटे छोटे टोकरे मंगवाए, जिनमें रोटी, दाल, चावल कुछ भी नहीं था। राजा बोले, ये खाली टोकरे क्यों? बीरबल ने कहा, आज का भोजन मैं नहीं परोसूंगा, आप सब मिलकर बनाएंगे। चारों राजा अवाक। बीरबल ने कहा, आपकी थाली खाली है, ठीक वैसे ही जैसे जीवन की शुरुआत खाली होती है।
लेकिन जब लोग मिलकर कुछ बनाते हैं तो वो भोजन भी स्वादिष्ट होता है और जीवन भी। ये कहकर उन्होंने सभी से कहा, हर राजा अपने राज्य से लाए एक गुण बताए और उसके बदले में ये खाली टोकरी भर जाएगी। ये प्रतीकात्मक भोज था, कोई भी असली खाना नहीं था, लेकिन हर गुण पर बच्चे खिलखिलाए, पहरेदार तालियां बजाए और टोकरी में फूल डालते गए। धीरे धीरे सभी टोकरे फूलों से भर गए। चारों राजा बोले, वाह, ये तो जीवन का सबसे अनोखा भोज है। अंत में बीरबल ने कहा, अब आपकी सेवा में एक पेय प्रस्तुत है। सब चौंकने, अब ये क्या नया चमत्कार होगा? बच्चे दौड़कर मिट्टी के प्यालों में गर्म पानी ले आए। राजा एक बोले, गर्म पानी? बीरबल बोले, जी हां, गर्म पानी सबसे पवित्र पेय है। इससे शरीर भी साफ और मन भी हल्का रहता है। और आज आपने भोजन नहीं, अनुभव खाया है, उसके साथ यही सबसे उपयुक्त पेय है। चारों राजा मुस्कुरा उठे। सच में ऐसा सत्कार हमने कहीं नहीं देखा। प्रस्थान से पहले चारों राजाओं ने कहा, अकबर महान, आपकी मेहमानवाजी सबसे अनोखी है। जहां राजे सोने चांदी में स्वागत करते हैं, आपने दिल से किया। एक राजा ने कहा, आज हम भर पेट भोजन नहीं खाए, पर भर दिल हंसी और सम्मान खाया। दूसरे बोले, आपकी मेहमानबाजी ने हमें नया अनुभव दिया। तीसरे बोले, आपके यहां खर्च कम, पर मूल्य अमूल्य है। चौथे ने कहा, बीरबल जैसा कोई नहीं। चारों राजा मन से बहुत प्रसन्न होकर लौट गए। जब सब चले गए, अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, मैंने जीवन में इतना बुद्धिमत्तापूर्ण आयोजन कभी नहीं देखा। तुमने बिना कुछ खर्च किए चारों राजाओं को राजसी सम्मान दिया। तुमने ये कैसे किया? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, मेहमानबाजी पेट नहीं भरती, दिल भरती है। पेट भूख मिटाता है, दिल विश्वास। अकबर बोले, लेकिन तुमने भोजन क्यों नहीं दिया? बीरबल बोले, जहां पनाह, भोजन तो वे हर महल में खाते हैं, पर अकबर के महल में अनुभव मिलता है। कहानी का मोरल संदेश: 1. असली मेहमानवाजी पैसों से नहीं, दिल से होती है। 2. सम्मान, मुस्कान और अपनापन किसी भी भोज से बड़ा होता है। 3. जब संसाधन कम हो तो बुद्धि सबसे बड़ा साधन है। 4. खाना भूल जाता है, लेकिन अनुभव हमेशा याद रहता है। 5. किसी का दिल जीतना चाहते हो तो दिल से सत्कार करो, दिखावे से नहीं। बीरबल और नकली डॉक्टर जिसने पूरे शहर को बेवकूफ बनाया। अकबर, बीरबल के समय में कई तरह के लोग रहते थे, बुद्धिमान, चालाक, ईमानदार, धोखेबाज। लेकिन सबसे खतरनाक वही होते हैं जो अधूरी जानकारी में विशेषज्ञता का नकाब पहन लेते हैं। और आज की कहानी ऐसे ही एक नकली डॉक्टर की है जिसने पूरे शहर को अपने झांसे में ले लिया था, जब तक कि बीरबल ने उसकी ऐसी पोल खोली कि पूरा आगरा हंस-हंस कर लोटपोट हो गया। कहानी लंबी है, मजेदार है और आपको मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। एक महीने से आगरा के बाजार में एक अजीब सा आदमी घूम रहा था। उसके गले में एक नकली स्टेथोस्कोप, हाथ में एक लकड़ी की छड़ी और सिर पर एक चमकदार पगड़ी होती थी। लोग उसे देखते और पूछते, महाराज, आप कौन? वो गर्व से कहता, मैं हूं डॉक्टर दरबार साहब। जो बीमारी 10 राजवैद्य नहीं ठीक कर सकते, वो मैं 10 मिनट में ठीक कर देता हूं। और मजे की बात, लोग उस पर विश्वास कर लेते। क्यों? क्योंकि दरबार साहब बोलते ऐसे थे कि व्यक्ति का दिमाग चकरा जाए। जैसे आपके पेट में जो दर्द है वो पेट में नहीं, दिमाग में पैदा हुआ है, और दिमाग में जो तनाव है वो दिल की नसों में अटका हुआ है, और दिल की जो धड़कन है वो फेफड़े से उलझी हुई है। साधारण लोग सुनकर सोचते, वाह, क्या ज्ञान है। धीरे धीरे पूरे शहर में उसकी धाक जम गई। हर बीमारी के लिए उसकी एक ही दवा थी, अद्भुत चूर्ण, एक चुटकी में चमत्कार। असल में था क्या? चने का सादा बेसन
लेकिन दाम 30 सोने के सिक्के। लोग लाइन लगाकर खरीदने लगे। डॉक्टर दरबार ने कुछ ही दिनों में एक बड़ा मकान, 4 नौकर, 2 घोड़े और एक शाही डोली खरीद ली। उसकी क्लिनिक में रोज भीड़ रहती। कभी कोई पैर दर्द लेकर आता, कभी कोई बुखार लेकर, कभी कोई बस ये पूछने, डॉक्टर साहब मुझे क्यों छींक आ रही है? और डॉक्टर दरबार अपनी लंबी लंबी बातें घुमाकर उनकी अकल घुमा देता, जैसे आपके छींकने का कारण आपके पूर्वजों की अनदेखी है। इस चूर्ण की एक चुटकी नाक के पास रखिए, सब ठीक। लोग मान जाते। लेकिन एक दिन शहर का मशहूर व्यापारी जोशीदास बीमार हुआ। बुखार था, लेकिन उसकी मूर्खता उससे भी ज्यादा। डॉक्टर दरबार ने उसे देखकर कहा, अरे ये आम बुखार नहीं, ये तो महारोग है। इसका इलाज सिर्फ मेरे महाचूर्णा से होगा। और व्यापारी ने एक थैली सोने की देकर चूर्ण ले लिया। अगले दिन व्यापारी हालत और खराब, तीसरे दिन हालत और भी खराब। लोगों ने कहा, अब तो बात बीरबल तक जाएगी। डॉक्टर दरबार डर गया। पूरा शहर गुस्से में था। लोग महल पहुंचे और चिल्लाने लगे, हुजूर, एक डॉक्टर ने हम सबको बेवकूफ बनाया है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल, जाओ पता करो, ये डॉक्टर क्या मामला है। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, नकली ज्ञान असली जाल से भी खतरनाक होता है। मैं इसे पकड़ कर लाता हूं। और बीरबल निकल पड़े उस डॉक्टर की तलाश में। बीरबल डॉक्टर दरबार की क्लिनिक पहुंचे। लोगों की लंबी लाइन देख बीरबल खुद हंस पड़े। उन्होंने डॉक्टर से कहा, सुना है आप बड़े वैद्य हैं? डॉक्टर बोला, केवल वैद्य नहीं, पैदाइशी इलाजी ज्ञानी हूं। बीरबल ने पूछा, पैदाइशी मतलब? डॉक्टर ने आंखें बंद करके कहा, जब मैं पैदा हुआ तो मैंने डॉक्टर को ही बताया कि मेरी नाल कैसे काटनी है। भीड़ दंग। बीरबल ने मन में सोचा, वाह, झूठ बोलने का फुल टाइम कलाकार है। डॉक्टर बोला, आपको क्या बीमारी है? बीरबल बोले, मुझे भूख लगने की बीमारी है। डॉक्टर हंसा, ये तो बहुत खतरनाक। पेट में एंटी भूख वायरस जमा हो जाते हैं। बीरबल ने आश्चर्य से देखा, ऐसा वायरस भी होता है? डॉक्टर ने तुरंत कहा, मेरे ज्ञान में एवरीथिंग पॉसिबल। और उसने चूर्ण की डिब्बी आगे बढ़ाकर कहा, एक चुटकी लो, भूख भाग जाएगी। बीरबल बोले, अच्छा, अगर मैं एक चुटकी ले लूं तो क्या होगा? डॉक्टर बोला, तुरंत पेट में भूख का रोना बंद हो जाएगा। बीरबल ने चूर्ण को सूंघा और समझ गए, अरे ये तो सादा बेसन है। लेकिन अब बीरबल को खेल मजेदार लग रहा था। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, आप तो बहुत महान लगते हैं। क्या कल शाम आप मेरे घर आ सकते हैं? एक खास मरीज है, उसे सिर्फ आप ही ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर छाती तानकर बोला, इंतजार किस बात का? मैं आता हूं। बस खेल शुरू। अगले दिन शाम को डॉक्टर दरबार बीरबल के घर पहुंचा। घर में अंधेरा, शांति और बीच में बंद कमरा। डॉक्टर ने पूछा, मरीज कहाँ है? बीरबल बोले, अंदर है, पर एक समस्या है। डॉक्टर, कौन सी? जो भी इस मरीज को देख लेता है उसकी 7 दिन के लिए आवाज चली जाती है। डॉक्टर घबरा गया। आवाज चली जाती है? बीरबल बोले, हां, पर आप तो महान डॉक्टर हैं, आपको डर कैसा? डॉक्टर दरबार की हालत खराब। लेकिन बीरबल ने और तड़का लगाया, और हां, मरीज को अब तक 21 डॉक्टर देख चुके हैं। डॉक्टर पसीना पसीना। क्या उन्हें कुछ हुआ? बीरबल ने धीमे से कहा, वे सब 7 दिन से चुप है। कुछ की बोलने की क्षमता शायद कभी न लौटे। डॉक्टर की आत्मा कांप गई। उसने कहा, नहीं, मैं ये मरीज नहीं देख सकता। बीरबल, क्यों? आप तो कहते थे सब ठीक कर दूंगा। डॉक्टर, नहीं, मेरा मतलब। बीरबल ने जोर से कहा, क्या आप धोखेबाज हैं? डॉक्टर की हालत जैसे पकड़ी गई चोरी पर बच्चा मुंह छुपाए। बीरबल तुरंत बोले,
हुजूर अकबर आपका इंतजार कर रहे हैं, साथ चलिए। डॉक्टर को लगा अब गया। महल पहुंचते ही भीड़ लगी। इसे सजा दो, इसने हमें ठगा है, हमारा पैसा लौटाओ। अकबर बोले, डॉक्टर दरबार, आपने पूरे शहर को बेवकूफ बनाया। कहिए, आपकी असली डिग्री क्या है? डॉक्टर कांपते हुए बोला, हुजूर, मैं असल में एक नाई था। पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर बोले, बीरबल, तुमने कैसे पकड़ लिया कि यह नकली डॉक्टर है? बीरबल बोले, हुजूर, 3 बातें। 1, इसकी दवा में कोई दवाई की गंध नहीं थी, वो तो बेसन था। 2, इसकी बातें ज्ञान नहीं, बकवास के पहाड़ थी। 3, असली डॉक्टर मरीज से नहीं डरते, पर यह एक काल्पनिक मरीज से ही डर गया। अकबर हंसे, सच में बीरबल, तुमने फिर शहर को बचा लिया। अकबर ने आदेश दिया, सभी का पैसा वापस करके इसे 30 दिन नगर सेवा करनी होगी, और इसके बेसन वाले चूर्ण से राज्य की रसोई में पकौड़े बनाए जाएं। पूरा दरबार हंसने लगा। डॉक्टर दरबार सिर झुकाकर बोला, मैं दोबारा कभी डॉक्टर नहीं बनूंगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा है, आज से झूठा ज्ञान नहीं, सच्ची कमाई करो। अंतिम मोरल सीख। 1, अधूरी जानकारी खतरनाक होती है, और उससे भी खतरनाक होता है नकली ज्ञान। 2, भोलापन अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास हमेशा मुसीबत बनता है। 3, असली विशेषज्ञ वही होता है जो कठिन परिस्थिति में भागता नहीं, डटा रहता है। 4, दिमाग खुला रखो, वरना कोई भी बेसन को चमत्कारी चूर्ण बनाकर बेच देगा। अगर बादशाह अकबर सच में सोने की बारिश करा दे, तो दुनिया कैसी दिखेगी? यही सवाल पूरी कहानी की जड़ है, और जिसकी वजह से एक ऐसा किस्सा शुरू हुआ जिसे आज भी आगरा में बुजुर्ग मुस्कुराते हुए सुनाते हैं। जब अकबर ने शाही सोने की बारिश करवाने का आदेश दिया, आगरा का किला उस दिन किसी उत्सव की तरह चमक रहा था। महल के हर कोने में चहल पहल थी, मगर वजह कुछ अजीब थी। किसी ने नहीं समझा कि आखिर आज बादशाह इतने खुश क्यों हैं। सुबह सुबह अकबर ने दरबार में प्रवेश करते ही घोषणा की, आज बादशाह सलामत बहुत उदार मन के हैं। आज से हमारी प्रजा पर सोने की बारिश होगी। फुसफुसाहटें शुरू। सोने की बारिश? क्या बादशाह पागल हो गए हैं, या जादू टोने में विश्वास करने लगे? और सभी उम्मीद की तरह बीरबल चुपचाप मुस्कुराता बैठा था। दीवान खास में अफरातफरी मच गई। वजीर ने डरते डरते पूछा, जहांपनाह, बारिश बादलों से होती है, सोना कहां से लाएंगे? अकबर ने गर्व से कहा, सोचने की जरूरत नहीं, सोने की खाने हैं, खजाने हैं, जौहरिया है। हम आदेश देते हैं, एक ऐसे विशाल यंत्र का निर्माण किया जाए जो आकाश में कणों की तरह सोना बिखेरे। सबकी आंखें फैल गई। राजपूत सरदार हंसी रोक न सके। जहांपनाह, इससे शहर में दंगे हो जाएंगे। अकबर ने तुनक कर कहा, हम दंगे रोकने के लिए सेना रखते हैं, तुम्हारे हंसने के लिए नहीं। बीरबल धीरे से बोला, हुजूर, अगर सोने की बारिश हो गई तो लोग मेहनत करना भूल जाएंगे। अकबर तुरंत बोला, और अगर नहीं हुई तो लोग मेरे सपनों पर हंसेंगे। इसलिए बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इस योजना का नेतृत्व करो। पूरे महल में सन्नाटा। बीरबल ने सोचा, अगर मैंने इनकार किया तो बादशाह गुस्सा होंगे, और अगर मान गया तो शहर में अराजकता होगी। लेकिन उसने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म जहांपनाह, मैं ऐसी सोने की बारिश कराऊंगा कि लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं करेंगे। अब कहानी में एंट्री होती है रहस्य की। किले में एक गुप्त कक्ष था जिसे अकबर ने आकाशंत्र घर नाम दिया। यही सोने के हल्के हल्के कण बनाने का प्रयोग शुरू हुआ। गोल गोल चक्करों में घूमने वाले पंखे, चमकते धातु के टुकड़े, अजीब सी आवाजें। राज्य के जौहरी और कारीगर दिन रात जुटे थे। लेकिन बीरबल जानता था, अगर गलती से भी सोना आकाश में उड़ गया तो शहर में हाहाकार मच जाएगा।
कुछ ही दिनों में अफवाह फैल गई। अकबर की सौगात, सोने की बारिश आने वाली है। जिनके पास सबसे बड़ा बर्तन होगा वही अमीर बनेगा। किसी ने कहा है कि बूंदें चावल के दाने जितनी बड़ी होंगी। लोग घरों में से बर्तन, टोकरियां, चादरें निकालकर छतों पर रखने लगे। कई परिवारों ने छत पर सोना इकट्ठा करने के लिए झोपड़ियां बना ली। मोहल्ले के कुछ शातिर लोगों ने तो छत पर ही आरक्षण लिख दिया, ये जगह पहले से बुक है, सोना यहां गिरेगा। बीरबल हंस हंसकर पागल हो रहा था। अकबर ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जनता इतनी जल्दी पागल हो जाएगी। लेकिन जैसा होता है, जहां सोना वहां लोभ भी। चोरों के बड़े गिरोह ने भी तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने शहर के बाहरी इलाकों में झोपड़ियां बना ली। उनका नेता भैरों बोला, जैसे ही सोना बरसेगा अमीरों के घरों पर चढ़ जाना। छत पर रखा सब सोना हमारा। शहर में तनाव बढ़ने लगा। बीरबल समझ गया, अगर अब सोने की बारिश कराई तो आगरा जल उठेगा। एक रात अकबर घूमते घूमते आकाशंत्र घर में आ पहुंचे। उन्होंने देखा, अंदर से एक तेज सुनहरी रोशनी निकल रही है। धुआं सा उठ रहा है और बीच में बीरबल खड़ा है, हाथ में चमकती हुई धातु का दाना पकड़े। अकबर दंग रह गए। बीरबल, क्या तुमने सचमुच सोने के बादल तैयार कर लिए? बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, तैयार तो हो गए हैं, लेकिन एक समस्या है। अकबर चौंकना, क्या? बीरबल बोला, अगर सोने की बारिश हुई तो आगरा के लोग एक दूसरे को मार डालेंगे। लालच इंसान की आंखें बंद कर देता है। अकबर थोड़ा डगमगाए, मगर बोले, मगर हम जनता को खुश करना चाहते हैं और इतिहास में हमारा नाम सोने की बारिश करने वाले बादशाह के रूप में लिखा जाना चाहिए। बीरबल ने गहरी सांस ली। अगले ही दिन बीरबल ने शहर में घोषणा करवाई, सोने की बारिश की पहली बौछार आज रात होगी। सब लोग छतों पर रहें और आसमान की ओर देखें। शहर पागल हो उठा। छतों पर मेला लग गया। बच्चे, बूढ़े, जवान सब आसमान की तरफ ताक रहे थे। रात के ठीक 12 बजे आकाश में अचानक धुआंसा उठा। चमकती रोशनी दिखाई दी और फिर टप 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 कुछ चमकती बूंदें नीचे गिरने लगी। लोग खुशी से चीख उठे। सोने की बारिश। अकबर अपनी बालकनी से देख रहे थे। उनका चेहरा गर्व से चमक रहा था। लेकिन तभी एक बूंद एक आदमी के माथे पर गिरी और धप की आवाज आई। उसने माथा खुजाया और बोला, ये तो राख है। फिर दूसरी बूंद गिरी, फिर राख, फिर राख, हर जगह राख। लोगाने ने चिल्लाना शुरू किया, ये क्या मजाक है? बीरबल ने धोखा दिया। अकबर को गुस्सा आएगा। अकबर बौखला गए। बीरबल, ये क्या तमाशा है? सोने की जगह राख। बीरबल ने शांति से कहा, और यही असली सोने की बारिश थी। जहां अपना। अकबर हक्का बक्का, क्या मतलब? बीरबल बोला, सोने की बारिश होती तो लोग मर जाते, राख की बारिश हुई तो सब बच गए। अकबर चुप हो गए। जनता भी समझने लगी कि लालच में उन्होंने कितना हंगामा कर दिया था। लेकिन तभी जब लोग अपने घर लौट रहे थे, उसी वक्त शहर के बाहर चोरों का सरदार भैरों अपने हाथ में एक चमकता टुकड़ा लेकर बोला, ये राख नहीं है, ये तो असली सोना है। उसकी हथेली में सचमुच चमकता चावल जितना छोटा सोने का कण पड़ा था। भैरों हंसा। लगता है बीरबल ने असली सोने की बारिश छुपाई है और सिर्फ चोरों के इलाके पर हुई है। अब शहर में अफवाह फैल गई, कहीं बीरबल ने सोना चोरों को तो नहीं दे दिया। और कहानी यही खत्म नहीं होती। जब बीरबल को चोरों ने घेर लिया और सच सामने आया, क्या सच में सोना चोरों पर गिरा था? क्या बीरबल ने जानबूझकर ऐसा किया? क्या अकबर नाराज होंगे या ये एक और गहरी चाल थी? ये जानने के लिए अगला भाग जरूर पढ़ें। अगला एपिसोड, जब चोरों ने बीरबल को घेर लिया और सच सामने आया। इसी सवाल ने पूरे आगरा को हिलाकर रख दिया था। और अब
वही सवाल बीरबल की सबसे मुश्किल परीक्षा बनकर खड़ा था। रात गहरी थी। आगरा किला शांत पड़ा था। बीरबल अपनी बग्गी से घर लौट रहे थे कि अचानक धप, एक बोरी उनके सामने गिरती है। बोरी खुलती है और उसमें से निकलते हैं भैरों और उसके 14 चोर। भैरों गुर्राकर बोला, बीरबल, हमें पता है तुमने असली सोना हमारे इलाके में बरसाया। बीरबल हंस पड़ा। क्या तुम लोग इतने शरीफ हो कि खुद को आसमान का चहेता समझ बैठे? भैरों बोला, बहुत मजाक हो गया। हमारे हाथ तो असली सोने का कण लगा है। उसने चमकता कण बीरबल की तरफ बढ़ाया। बीरबल ने उसे उलट पुलट कर देखा, मुस्कुराया और बोला, अरे वाह, असली सोने जैसा तो है, पर असली नहीं। चोर चौंक गए। क्या मतलब? बीरबल बोला, थोड़ा सब्र रखो, मैं सच दिखाता हूं। बीरबल ने सामने पड़े सूखे पत्ते का एक टुकड़ा उठाया। फिर चोरों के हाथ से वो सोने का कण लिया और पत्ते पर धीरे से रगड़ा। तुरंत कण काले धुएं में बदल गया और राख बन गया। भैरों अवाक, ये कैसे? बीरबल मुस्कुराया, ये असली सोना नहीं, बल्कि राख पर चढ़ी एक खास चमक है। चोर हैरानी से बोले, लेकिन ये चमक आई कहां से? बीरबल बोला, तुम्हारे इलाके में कारीगरों ने प्रयोग किए थे। उनकी भट्टियों से निकलती मिनरल राख आसमान में उठी और चांदनी पड़ने पर चमकती हुई सोने जैसी दिखने लगी। भैरों बोला, मतलब कोई भी सोना नहीं बरसा? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां सोना होता है वहां तुम चोरों का हुजूम होता है। मैं इतनी मूर्खता कैसे करता? चोरों की बोलती बंद। बीरबल ने चोरों की तरफ देखा और बोला, लेकिन तुम लोग परेशान मत हो, मैं तुम्हें असली सोना दिला सकता हूं। सारे चोर चमक उठे। सच? बीरबल ने कहा, हां, बस एक शर्त पर। तुम मुझे 2 दिन तक अपने आप को जेल में बंद करके दिखाओ। चोर हक्का बक्का। भैरों चिल्लाया, जेल में? वो क्यों? बीरबल ने बहुत गंभीर चेहरे से कहा, क्योंकि असली सोना मेहनत करने वालों पर बरसता है और आलसी चोरों पर जेल की सजा। जैसे ही चोरों को समझ आया कि बीरबल मजा ले रहा है, वे तिल मिला गए। भैरों बोला, हम तुम्हें उठा ले जाते, पर तुम अकेले ही हम सब पर भारी पड़ते हो। बीरबल ने आंख झपकाते हुए कहा, अरे, मैं भारी नहीं, तुम लोग हल्के हो। अकल से। चोर तमतमा गए। लेकिन बीरबल की बुद्धि का मुकाबला कौन करे? वे रातों रात अपने ठिकानों से भाग गए। अगले दिन दरबार में अफवाहें गूंज रही थी कि चोरों के इलाके में सोना मिला है। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, क्या सच में चोरों पर सोना गिरा? बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, अगर सोना बरसता तो 2 काम होते। 1, लोग मरते। 2, चोर अमीर हो जाते। मैंने दोनों से आपके राज्य को बचा लिया। अकबर हंस पड़े। तो राख की बारिश का नाटक? बीरबल बोला, वही तो आपकी जनता की परीक्षा थी, और जनता ने साबित किया कि लालच अंधा कर देता है। अकबर गर्व से बोले, बीरबल, तुमने एक रात में शहर को सीख दे दी और चोरों को भागा दिया। पूरा दरबार हंस पड़ा। कहानी, असली सोना आसमान से नहीं बरसता, ये तो इंसान की मेहनत और बुद्धि से बनता है। और लालच सबसे बड़े बादशाह को भी छोटे से चोर जैसा बना देता है। बीरबल की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वो लोगों की सोच बदल देता था, वो भी मजाक मजाक में। अगला मजेदार एपिसोड, जब अकबर ने बीरबल को सच में सोने की बारिश करवाने का आदेश दिया। पिछली रात बीरबल ने राख की सोने वाली बारिश करके चोरों की नींद उड़ा दी थी, लेकिन अब असली तूफान आने वाला था। सुबह सुबह ही दरबार में अकबर तमतमाते हुए आए। उनके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी, वो वाली मुस्कान जो बीरबल को सबसे ज्यादा डराती थी। अकबर ने सीधे सिंहासन पर बैठते ही कहा, बीरबल, कल की राख वाली बरसात तो मजेदार थी, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम सच में सोने की बारिश कराओ। पूरा दरबार हक्का बक्का।
बीरबल की मूंछें तक हिल गई। बीरबल खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, असली सोने की बारिश, क्या हम आगरा को सोने के बर्तन बनाने वाले शहर में बदलना चाहते हैं या सोने के लुटेरों के श्मशान में? दरबारियों की हंसी छूट गई। अकबर बोले, मजाक मत करो। हमारे खिलाफ अफवाह बनी है कि हमने नकली बारिश करवाई। हमारा शाही नाम दाव पर है। बीरबल ने सिर खुजाया। ये महाराज का शाही नाम बड़ी मुसीबत है। उस रात बीरबल बैठा सोच रहा था, अगर मैं सोने की बारिश नहीं कराऊंगा तो अकबर नाराज होंगे, और अगर करा दी तो प्रजा पागल हो जाएगी। काफी देर बाद उसे एक खतरनाक और मजेदार विचार आया। वो मुस्कुराया, अगर सोना गिरता दिखा दिया जाए। लेकिन असल में सोना गिरे ही नहीं तो अकबर भी खुश, जनता भी खुश और चोर भी बेहोश। अगले ही दिन बीरबल ने कलाकारों, कारीगरों और रसायन विदों को बुलाया और आदेश दिया, ऐसी चीज बनाओ जो सोने की बारिश जैसी दिखे, पर सोना न हो। कारीगर बोल उठे, महाराज, नकली सोना? बीरबल, नकली नहीं, आकर्षक, चमकीला, खौफनाक सोना। 3 दिन और 3 रात में उन्होंने बनाई। सूर्य किरण पतली झिल्ली, एक खास चमकदार पदार्थ जो हवा में उड़ने पर सोने जैसा चमकता था, लेकिन था सिर्फ हल्का सा मकड़ी के जाले जैसा पदार्थ। आगरा शहर में फिर से हंगामा। लोग छतों पर बैठ गए। बच्चे चमकीली चादरें लेकर आ गए, बूढ़े खाटे लेकर, और चोर चुपचाप तैयार। अकबर खुद किले की छत पर थे। बीरबल ने इशारा किया, षड्यंत्र शुरू। ऊंचे मीनारों पर छिपे सिपाही उस खास पदार्थ को हवा में उड़ाने लगे। हवा हल्की थी, रात ठंडी, चांद पूरा, और अचानक आकाश सोने जैसा चमकने लगा। नीचे से लोगों की चीखें, सोने की बारिश, अकबर महान, बीरबल जिंदाबाद। अकबर ने गर्व से कहा, देखा, हमने कर दिखाया। लेकिन फिर कुछ देर बाद एक आदमी चिल्लाया, ये सोना बहुत हल्का है। दूसरा बोला, मेरी हथेली पर तो पिघल गया। तीसरा चीखा, अरे ये तो उड़कर वापस आसमान में जा रहा है। ये सुनकर बीरबल चिल्लाया, अरे पकड़ो, सोना बहुत चंचल है। अकबर स्तब्ध। सोना वापस आसमान में? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, हकीकत यह है कि सोने का दिल भी आपकी प्रजा जैसा है, किसी एक के पास टिकता ही नहीं। अकबर का माथा ठनका। यह तो फिर जादू का खेल हुआ। बीरबल, नहीं हुजूर, यह आपकी प्रतिष्ठा बचाने का खेल है। चोरों को लगा कि असली सोना उनका इंतजार कर रहा है। वे छतों पर कूद कूद कर चिल्ला रहे थे। एक चोर बोला, भैरों भाई, एक भी कण नहीं पकड़ में आ रहा। भैरों बोला, अरे पकड़ो, सोना इतना गरीब कैसे हो सकता है? तभी बीरबल पीछे से आया, क्यों भैरों जी, सोना पकड़ में आया? भैरों, नहीं बीरबल, क्योंकि ये सोना मेहनती लोगों को मिलता है, भागते भागते पकड़ने वालों को नहीं। भैरों फिर से मूर्ख बन गया। कहानी का मजेदार और दमदार अंत। अकबर आखिर मुस्कुराने लगे। जनता खुश कि उन्होंने सोना गिरते देखा। चोर परेशान कि सोना छूते ही उड़ गया। और बीरबल हमेशा की तरह विजेता। कहानी का मोरल, असली सोना मेहनत है जो हाथों में चमकता नहीं, जिंदगी में चमक लाता है। और दूसरा मोरल, लालच इंसान को अंधा ही नहीं, हास्यास्पद भी बना देता है। जब अकबर ने बीरबल से कहा, अब सोने की बारिश बेचकर दिखाओ। हुक, क्या कोई बारिश भी बेच सकता है? और वो भी सोने की? ये सवाल पूरे आगरा की भीड़ में बिजली की तरह फैल चुका था। हर गली, हर चौक पर बस एक ही चर्चा, अगर सोने की बारिश होती है तो उसे खरीदा भी जा सकता है क्या? ये सवाल इतना अजीब था कि अकबर तक पहुंचा, और फिर उन्होंने जैसे बीरबल के दिल पर बम गिरा दिया। दरबार सजा था। अकबर गंभीर दिख रहे थे। उन्होंने बीरबल को देखते ही कहा, बीरबल, तुमने सोने की बारिश दिखाई, अब उसे बेचकर दिखाओ।
बीरबल की पलकों पर पसीना आ गया। सोने की बारिश बेचूं? अकबर बोले, हाँ, लोग खरीदना चाहते हैं। हमारा खजाना बढ़ेगा, हमारी शान भी। बीरबल सोचने लगा। जहांपनाह का दिमाग आज क्या खीर खाकर आया है। कुछ ही घंटों में शहर की आधी जनता महल के बाहर जमा हो गई। कोई 5 रुपए देकर हल्की बारिश खरीदना चाहता था, कोई 50 रुपए देकर तेज बारिश, कोई 500 देकर थोड़ा असली सोना मिल जाए वाली बारिश, और चोर तो 5,000 देकर पूरे गांव पर सोने का तूफान खरीदने आए थे। बीरबल माथा पकड़कर बैठ गया। अगली सुबह बीरबल ने एक अजीब सा बाजार लगाया। नाम रखा स्वर्ण वृष्टि मंडी। 4 काउंटर बनाए गए। 1 हल्की चमकीली फुहार 5 रुपए, 2 तेज चमक 50 रुपए, 3 आकाश नृत्य 500 रुपए, 4 राजा वाला तूफान 5,000 रुपए। भीड़ पागल की तरह टूट पड़ी। हर कोई टिकट खरीद रहा था। सबको लगा आज तो सोना उनके घर आएगा। शाम होते ही हजारों लोग मैदान में जमा। अकबर ऊपर से देख रहे थे, उत्साहित। बीरबल ने संकेत दिया। मीनारों से फिर वही चमकीली सूर्य किरण वाली पतली झिल्लियां उड़ाई गई। लेकिन इस बार उनमें एक खास बात थी। हर टिकट वाले को अलग प्रभाव मिलने वाला था। उन पर छोटी छोटी चमकीली लहरें आई। लोग बोले, ये तो जुगनू जैसा है। एक बूढ़ा बोला, ओए, ये सोना नहीं, पर मजा आ गया। तेज चमक उनके सिर पर गिरने लगी। लोग ताली मार मार कर बोले, हम पर ज्यादा सोना बरसा। उन्हें झिलमिलाती हल्की रोशनी के बड़े बड़े गोले मिले। वे नाचने लगे। हमारी किस्मत खुल गई। इन पर बीरबल ने एक खास तरह की दोहरी चकाचौंध डाली, इतनी ज्यादा कि चोर चकरा गए। भैरों चिल्लाया, अरे, हम पर असली सोना गिर रहा है, पर दिख नहीं रहा। चोरों की हालत, दौड़ते भागते, गिरते उठते, चमक पकड़ने की कोशिश करते। भीड़ हंस हंस कर लोटपोट। जब उत्साह चरम पर था, बीरबल ने धीमे से अकबर को कुछ समझाया। अकबर ने आदेश दिया, अब असली सोने की बारिश। लोग चौंक गए। और तभी ऊपर से कारीगरों ने छोटी छोटी पोटलियां गिराईं। जब वो खुली, उनमें से निकला सोने जैसा चावल। हल्दी में हल्का सा चमक वाला घोल लगाकर बनाया गया चावल। भीड़ पहले स्तब्ध, फिर हंस हंस कर पागल। अरे, ये खाने वाला सोना है। लोग खुशी से झूम उठे। बीरबल जिंदाबाद। बीरबल ने दरबार में कहा, जहांपनाह, आज लोगों ने बारिश नहीं खरीदी, बल्कि अपनी लालच का इलाज खरीदा। उनके मन की बीमारियां आज ठीक हो गई। अकबर मुस्कुराए। और खजाना? बीरबल बोला, खजाना भी बढ़ गया। मोरल, असली सोना कभी आसमान से नहीं गिरता। वो इंसान की समझ, मेहनत और बुद्धि से बनता है। जो लोग चमक देखकर पागल हो जाते हैं, वे हमेशा धोखा खाते हैं। और सबसे बड़ा मोरल, लालच की बारिश से बचने वाला ही जिंदगी में असली सोना पाता है। दरबार में 3 रहस्यमयी व्यापारी आए। लेकिन क्या वे सचमुच व्यापारी थे, या अकबर को हराने भेजे गए कोई चालाक खिलाड़ी? जानने के लिए पढ़िए एक धमाकेदार, मजेदार, रहस्यमयी कहानी। अंत में ऐसा सस्पेंस है जो आपको अगले भाग तक खींच ले जाएगा। 3 व्यापारी जो अकबर को खेल में हराने आए। अकबर का दरबार उस दिन कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। सूरज की रोशनी संगमरमर के फर्श पर इस तरह पड़ रही थी जैसे खुद दिन भी इस सभा का हिस्सा बनना चाहता हो। लेकिन उसी गरिमा के बीच अचानक एक हलचल हुई, क्योंकि दरवाजे पर एक साथ 3 रंग बिरंगे आदमी प्रकट हुए। तीनों के कपड़े किसी राजसी मेले के कलाकारों से भी ज्यादा चकाचौंध थे। सोने की पगड़ी, मोती की माला, हाथ में रहस्यमयी बक्से, और चेहरे पर वही चालाक हंसी जिसे देखकर बीरबल की बुद्धि बोल उठती थी। ये लोग कुछ गड़बड़ लेकर आए हैं। तीनों ने दरबार में घुसते ही झुककर कहा, जहांपनाह, हम दूर देशों के व्यापारी हैं। हमारे पास एक ऐसा खेल है
जो अब तक कोई नहीं जीत पाया। सुना है आपके दरबार में बीरबल जैसा बुद्धिमान कोई नहीं, इसलिए हम अपनी किस्मत आजमाने आए हैं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा। खेल? और हमें हराने आए हो? तीनों व्यापारी एक साथ बोले। जी हां, और अगर हम जीत गए तो आप हमें अपनी पसंद का इनाम देंगे। अगर आप जीत गए तो हम अपना रहस्य आपके कदमों में रख देंगे। पूरा दरबार आ करके चौंक गया। बीरबल चुप था, लेकिन उसकी आंखों की चमक साफ कह रही थी कि मामला मजाक से कहीं आगे है। सुखदास आगे आया। उसके पास एक रेशमी थैली थी। उसने थैली खोली और सब हैरान रह गए। थैली में सिर्फ एक कंकड़ था। अकबर ने कहा, बस ये तुम्हारा खेल है? सुखदास बोला, जहांपनाह, अनुमान लगाइए। ये कंकड़ किस नदी से आया है? अगर आपने सही बताया, आप जीत गए। गलत हुए तो मैं जीत गया। पूरा दरबार हू कर हंसने लगा। लेकिन बीरबल ने उस कंकड़ को हाथ में लिया, सूंघा, पलटा और बोला, जहांपनाह, ये यमुना का कंकड़ है और ये आदमी असली व्यापारी नहीं। ये तो काशी से आया हुआ एक जुआरी है जो नदी किनारे जुए के अड्डे चलाता है। सुखदास हिल गया। तुमने ये कैसे जान लिया? बीरबल मुस्कुराया। नदी की खुशबू नहीं, तुम पर लगे पुराने पान के दाग ने सब बता दिया। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर एक गया। दूसरा व्यक्ति आगे आया। उसने एक डिब्बा खोला जिसमें एक छोटी सी मूर्ति रखी थी। तेजकरण बोला, जहांपनाह, ये मूर्ति किस धातु की बनी है? अनुमान लगाइए। अगर गलत हुआ तो मैं जीत गया। बीरबल ने मूर्ति उठाई, पलटी और बोला, ये चांदी की नहीं, नकल की हुई खरतनुमा धातु है जो सिर्फ एक जगह मिलती है, राजस्थान के धूनीपुर में। और जहां तक मुझे याद है, तुम वही हो जिसने पिछली बार सोने की फूली हुई माला बेचकर लोगों को ठगा था। तेजकरण चकरा गया। तुम्हें कैसे पता? बीरबल, क्योंकि उस धातु की हल्की सी गंध तुम्हारी उंगलियों से आ रही है। अकबर ने हंसते हुए कहा। दो गए। तीसरा व्यक्ति सामने आया। इस बार सभी की आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि उसके पास एक मोहरों से भरी पोटली थी। वो बोला, जहांपनाह, ये 100 मोहरें हैं। इनमें से 99 असली हैं, एक नकली। नकली वाली को ढूंढ लीजिए। आप जीत गए। न ढूंढ पाए तो मैं जीत गया। अकबर और दरबार दोनों गंभीर हो गए। बीरबल ने एक एक मोहर पलट कर देखी। सुनने में हल्की, देखने में एक जैसी। पूरा कमरा शांत हो गया। लेकिन तभी बीरबल ने वो मोहर पहचान ली। उसने मोहर उठाकर कहा, ये नकली है। शीतलनाथ बोला, सब सही, लेकिन तुमने बताया कैसे? बीरबल बोला, क्योंकि जब तुमने पोटली खोली थी, सिर्फ एक मोहर तुम्हारी उंगलियों से जरा तेजी से नीचे गिरी, जैसे तुम उससे डर रहे थे। पूरा दरबार ताली बजाने लगा। अकबर बोले, तीनों हार गए। तीनों व्यापारी एक दूसरे को देखकर चक्कर खा गए। फिर अचानक तीनों व्यापारी हंस पड़े, लेकिन इस बार हंसी डरावनी थी। महाराज, उन्होंने एक साथ कहा, हम असली व्यापारी नहीं, हम किसी और के भेजे हुए हैं। हमारा असली मकसद था आपके दरबार की बुद्धि की परीक्षा लेना। अकबर चौंक कर बोले, किसने भेजा तुम्हें? तीनों एक दूसरे की तरफ देखे, हंसे और फिर बोले, उनका नाम हम अभी नहीं बता सकते, क्योंकि असली खेल अभी शुरू ही हुआ है। इतना कहकर वे हवा में रंग का एक गोला फेंकते हैं और धुएं के बीच गायब हो जाते हैं। पूरा दरबार सन्न। अकबर क्रोधित, बीरबल, ये सब कौन करवा रहा है? बीरबल धीरे से बोला, जहांपनाह, मुझे शक है कि दरबार में ही कोई ऐसा है जो आपकी बुद्धि और मेरा नाम दोनों मिटाना चाहता है। अकबर, कौन? कौन है वो? बीरबल, उस तक पहुंचने के लिए हमें अगली चाल चलनी होगी। तीनों व्यापारी किसके इशारे पर आए थे? दरबार में कौन अकबर का गुप्त दुश्मन था? और बीरबल किस चाल की तैयारी कर रहा था? जानने के लिए अगला भाग पढ़ना होगा।
दरबार का छिपा गद्दार, बीरबल की अगली चाल। दरबार का छिपा गद्दार कौन था और तीन व्यापारी आखिर किसके इशारे पर आए थे? बीरबल को क्यों लग रहा था कि खतरा अब पहले से कहीं बड़ा है? जानिए इस मजेदार और घुमावदार अगले एपिसोड में। एपिसोड 2, दरबार का छिपा गद्दार, बीरबल की अगली चाल। तीन व्यापारी रहस्यमयी धुएं में गायब हो चुके थे। दरबार में सभी की सांसें अटकी हुई थी। अकबर का चेहरा लाल, बीरबल का चेहरा शांत, लेकिन आंखें तेज तलवार की तरह चमकती हुई। अकबर बोले, बीरबल, ये मजाक नहीं। किसने भेजा उन्हें और गायब कैसे हुए? बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, जो लोग धुएं में गायब हो सके। उनके पीछे बस दो ही संभावनाएं होती है, या जादू या चालाकी। अकबर, और तुम्हें कौन सा लगता है? बीरबल, जहां पनाह, चालाकी, और वो चालाक व्यक्ति दरबार में ही है। पूरा दरबार हूं करके हड़बड़ा गया। अकबर गुस्से से बोले, ठीक है बीरबल, ये पता लगाओ। बीरबल बोला, जहां पनाह, मुझे दरबार के सभी दरबारियों से एक छोटा सा परीक्षण करवाना है। अकबर, कौन सा परीक्षण?